हेलो गाइस, वेलकम वेलकम वेलकम, हैप्पी दिवाली। एंड आज हम करेंगे अपना एनालिसिस। जल्दी से कर देते हैं फटाफट से, ठीक है। वन वोटर टू स्टेट्स टू वोट्स। तो यहाँ पर नॉर्मली हमारे पास जो वोट होती है, वन वोट होती है जो एक स्टेट के अंदर हम डाल सकते हैं। एक जगह से ही वोट होती है हर एक इंसान के पास, राइट। बट यहाँ पर कुछ विलेजेस ऐसे हैं, क्योंकि स्टेट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है उस एरिया को लेकर, तो वो लोग दो दो स्टेट्स के लिए वोट करते हैं। तभी वो कह रहे हैं वन वोटर टू स्टेट्स एंड टू वोट्स। वोटर एक ही है बट वो दो स्टेट्स के अंदर वोट करता है, तो उसके पास दो वोटर आईडी भी हैं, ठीक है। एमिड डेजोलेट हिली टेरेन का जो ये डिस्प्यूट है, ये पढ़ लेते हैं। बिटवीन जीवती तालुक ऑफ चंद्रपुरा डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एंड के रामेरी मंडल इन कुमारुम भीम आसिफाबाद district in Telangana, 14 villages in Parandoli and Athanpur village ग्राम पंचायत। ये महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में डिस्प्यूट है, तो लिखेंगे महाराष्ट्र डिस्प्यूट, बाउंड्री नहीं, टेरिटोरियल आएगा। टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र and Telangana, people of Parandoli and Anthapur Gram Panchayats, consisting of 14 villages, have two votes. They vote in elections of both the states. अब यहाँ पे है 3023 residents of a population of nearly 5000 have the power of the vote in both Maharashtra and Telangana. बोथ ग्राम पंचायत डिपेंड ऑन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। मतलब दोनों ही ग्राम पंचायत जो है वो दोनों से पैसे लेते हैं, ठीक है। और फर्स्ट सरपंच यहाँ पे 1995 में आया था, ठीक है। यहाँ पर कुछ मराठी स्पीकिंग लोग हैं, कुछ मुस्लिम्स भी हैं, कुछ माइग्रेट हुए जो मुस्लिम्स वो भी हैं। तो ऐसे जो ये है पॉपुलेशन बनती है। तो ठीक है, ये न्यूज़ में आया, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्योंकि आया है तो पढ़ लेते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के इसके बारे में बात होगी तो फिर हम और डिटेल्स लिखेंगे। अभी इतनी डिटेल लिख लें तो बहुत है। Khalistan Tiger Force case, NIA files charge sheet. The National Investigation Agency on Saturday filed the first supplement charge sheet in Khalistan Tiger Force case involving smuggling of arms and explosives from Pakistan. ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खालिस्तान। खालिस्तान का एजेंडा क्या है, कौन बताएगा इन द चार्ट सेक्शन? जल्दी से बता दो, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ खालिस्तान? क्या है? खालिस्तान टाइगर फोर्स केस इन्वॉल्विंग स्मगलिंग का मतलब इलीगली वेपन्स लेकर आए जा रहे हैं। कहां से? आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर चार्जशीट फाइल्ड बाय, सप्लीमेंट्री चार्जशीट लिख लेंगे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट filed by National Investigation Agency, दैट इज NIA। ठीक है, NIA क्या करती है? जो भी टेररिज्म वाले केसेस होते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। टेररिज्म रिलेटेड केसेस में इन्वेस्टिगेशन करती है। अमंग दोज अराइंड आर अमृतपाल सिंह। तो यहाँ पे अमृतपाल सिंह इन्वॉल्व है। अमृतपाल सिंह वही है जिनको अरेस्ट करके पंजाब से असम भेज दिया गया था, ठीक है ना। तो ये अपडेट है उस केस के अंदर। दैट इज खालिस्तान टाइगर फोर्स किस में इन्वॉल्व है? स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है ना।
अमृतपाल सिंह, वो ही जो उसको पंजाब से अरेस्ट करके, जो खालिस्तान का एजेंडा लेकर आया था पंजाब में रिसेंटली, पंजाब से अरेस्ट करके कहाँ पर भेजा गया, असम के अंदर अरेस्ट जेल के अंदर रखा हुआ है। ठीक है ना। तो एनआईए जो है इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या मुझे ये याद करने की जरूरत है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करेगी? बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए कि ये न्यूज में आया क्यों। ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आगे चलेंगे। इंडिया ईयू टेकिंग की स्टेप्स टू एडवांस टाइज ऑन मैरीटाइम फ्रंट। तो इंडिया ईयू मैरीटाइम, ठीक है ना, इंडिया और ईयू का जो मैरीटाइम वाला चीज है, मैरीटाइम फ्रंट का जो है, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे जो ये काम करें, इसके बारे में बात करते हैं। एज इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन लुक टू एक्सपैंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, द ईयूज फर्स्ट डिफेंस अटैचे टू द कंट्री। ठीक है ना। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियंस फर्स्ट डिफेंस टू इंडिया जो है, डिफेंस अटैचे क्या होता है, डिफेंस का एक पर्टिकुलर इंसान जो है डिफेंस से रिलेटेड वो कंट्री में बिठाया जाता है एम्बेसी के अंदर। तो डिफेंस रिलेटेड बातें जो है वो हैंडल करता है स्पेसिफिकली। ठीक है ना। तो मतलब डिफेंस रिलेटेड जो बातचीत है, डिफेंस के अंदर हम काम करना चाहते हैं एक साथ, इसका मतलब ये है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और हमने अभी रिसेंटली फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट करी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट नेवल, नेवी की एक्सरसाइज, फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड। ठीक है ना। फर्स्ट नेवल जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करी गई। तो फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज जो कंडक्ट करी गई, ठीक है ना, वो किसके बीच में करी गई, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। तो यहाँ पे लिख लेंगे इंडिया एंड ईयू। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जाएंगे। इसको अगर आपने नहीं लिखा है तो बहुत ही बढ़िया होगा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पॉइंट्स ऐड होंगे। इसके नोट्स थोड़े से ये बनाएंगे, इसको फर्स्ट पॉइंटर बना करके, ये यूरोपियन यूनियन फर्स्ट डिफेंस अटैचे टू इंडिया, ये हो गया। तो इसका जो हमारा फर्स्ट पॉइंट वैसे बनेगा टेक्निकली, वो ये बनेगा, कैप्टन, कैप्टन फैब्रिजो, फैब्रिजो फाल्जी took over as first defense attaché in the delegation of EU in न्यू दिल्ली। तो हमारे पता चल गया कि अटैचे कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली में। ठीक है ना। किसने टुक ओवर किया है ये भी हमें पता चल गया, कैप्टन फैब्रिजो फाल्जी। ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट हमारा बनता है कि हमारी और इनकी फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज हुई। ठीक है ना। तो इसके अंदर द राइट, ठीक है, रिसेंटली इंडियन टर्मिनल ऑफ द इंडियन मिडिल, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन कंडक्टेड फर्स्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सरसाइज इन द गल्फ ऑफ गुइनिया। ठीक है। तो ये पहली नेवल एक्सरसाइज हुई, इंडियन नेवीज INS सुमेधा। ठीक है, पार्टिसिपेटेड। अब यहाँ पर ना हम वो बना लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है। और ये लिखेंगे। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ITS फोस्करी। ठीक है, ये इटली की है। ठीक है। FS वेंटोसे, ये फ्रांस की है। ठीक है। टॉर्नाडो, ये स्पेन की है। तो बस हमें इतना ही याद करना है। अगर हम इतना भी याद कर लें, अगर इंडिया वाली भी याद कर लें और इस सब की रीडिंग मारते रहें कि कौन सी किस किस के आई थी, ये भी हमें पता बहुत है इतना। ठीक है। उसके बाद चलेंगे, द एक्सरसाइज फॉलो द थर्ड मीटिंग ऑफ EU इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग ऑन October 5 इन ब्रुसेल्स। ना ये भी हम एक बॉक्स में डाल लेंगे क्योंकि कुछ अलग है और कुछ हम पहली बार भी आई थिंक ये कर रहे हैं। ठीक है ना। थर्ड मीटिंग ऑफ EU इंडिया Maritime Security Dialogue on 5th October 2023 took place in
ब्रुसेल्स। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन क्या निकाल सकती हूँ? यहाँ से या तो मेरा क्वेश्चन ये निकल सकता है कि कौन सा एडिशन हुआ, कहाँ पर हुआ, 2023 का ईयू इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है ना। ये मेरे क्वेश्चन निकल सकते हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द फोर शिप्स प्रैक्टिस्ड a series of tactical maneuvers in international waters off the coast of Ghana, including the boarding exercise, flying exercise using the helicopters embarked on French ship, and transfer of personnel between ships. This exercise was followed by a knowledge sharing session in Accra, Ghana, which built on the joint experience at sea to improve operational know-how. तो इन्होंने पूरी पूरी अपनी प्रैक्टिस करी। इंड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन, अब क्या बात करें कि दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल रेन करेंगे। क्या करेंगे? आर्टिफिशियल बारी, छम छम पानी, जैसे मूवीज में बरसता है वैसा सा कुछ करेंगे, बट इसके अंदर बहुत सारे साइंटिफिक चीजें जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन का पॉइंट पढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे कवर हम ये भी करेंगे कि पहले पहले कहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कर चुके हैं। तो आर्टिफिशियल रेन का जो हमारा पहला पॉइंटर है वो क्या है? द दिल्ली गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू एलिवेट सिवियर पोल्यूशन इन दिल्ली बाय रिस्टोर्टिंग टू आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग इज एन एक्सपेरिमेंटल इंडेवर विद नो एविडेंस सो फार दैट इट विल बी सक्सेसफुल इन नॉन मानसून मंथ्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडलिंग, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो नोन एज क्लाउड सीडिंग। क्या कहा जाता है इसको? ऑल्सो नोन एज क्लाउड सीडिंग, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा। उसके बाद जो यहाँ पर पॉइंट हमें पता होना चाहिए वो क्या है? दो क्लाउड सीडिंग हैज बीन अटेम्प्टेड सिंस 1940 एंड वाज फाइन, ठीक है ना। अटेम्प्टेड सिंस क्लाउड सीडिंग attempted since 1940s and pioneered, मतलब सबसे पहले कौन? बाय यूएस मिलिट्री, ठीक है। डिलीवर्स, क्या करती है? डिलीवर्स इनफ रेन ओवर अ डिजायर्ड रीजन, ठीक है। जहां पर बारिश चाहिए वहां पे पानी झमझम हो जाता है। विद एयर क्वालिटी severely bad, the Delhi government met experts from IIT Kanpur earlier this week who plan to submit a proposal to the government, with which in turn submit to the Supreme Court. The full details in the plan, there would be full details of which not known is the fly aircraft into rain clouds. अब यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो क्लाउड सीडिंग इन दिल्ली में प्लान हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दो तीन पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली गवर्नमेंट मेट एक्सपर्ट्स फ्रॉम आईआईटी कानपुर। तो ये इन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कौन सी आईआईटी के लोगों को मिले जो करेंगे ये बारिश। आईआईटी कानपुर, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लान टू फ्लाई aircraft into rain clouds which are anticipated in and around 20th November। अब यहाँ पर अगर हम डिटेल में पढ़े तो वो कह रहे हैं कि हर क्लाउड को ये सीड नहीं कर सकते, सॉल्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं, एंड स्प्रिंकल अ प्रोप्राइटरी। अब इसके अंदर ये लिखेंगे, ये थर्ड पॉइंट है, क्या करेंगे? स्प्रिंकल अ प्रोप्राइटरी salt solution on them, make much like seeds sprayed on fertile soil. The hope is that these salts will interact with water droplets in the clouds, making them bigger and heavier, and they will eventually condense as rain.
और ये जो है अल्टीमेटली बारिश कर देंगे। तो ये जो है प्रोसेस समझ लिया हमने कि क्लाउड रिसीडिंग, जिसको आर्टिफिशियल रेन भी कहा जाता है, वो क्या होता है, किसको अप्रोच किया दिल्ली गवर्नमेंट ने, ये भी हमने नोट कर लिया। सच एक्सपेरिमेंट, अब यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट बन जाएगा कि पहले भी ये एक्सपेरिमेंट हो रखा है, तो थर्ड पॉइंट, ठीक है, सोलापुर महाराष्ट्र। अर्लियर एक्सपेरिमेंट वॉज डन एट, नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, अर्लियर in 2018 experiment was done, resulted in 18% more rainfall। ठीक है ना, 18% ज़्यादा रेनफॉल होगी जितनी उस एरिया में होती है। ये कहाँ पर किया गया, सोलापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद वॉज चोजन बिकॉज, अब इसके बाद ₹200 करोड़। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जिसके सब पॉइंट बनेंगे वो है काईपैक्स। अब काईपैक्स क्या है, सबसे पहला पॉइंट ₹200 करोड़ का है ये, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्लाउड एरोसोल इंटरैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन इन्हांसमेंट, मतलब रेनफॉल बढ़ाने का एक्सपेरिमेंट। As it was called, even tracked individual clouds to see the extent to which they were influenced by seeding। ठीक है ना, tracked, इसने tracked individual clouds to see the extent to which they were influenced by seeding। तो सीडिंग से कितना इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है, ये किसने चेक किया, काईपैक्स ने। काईपैक्स की फुल फॉर्म क्या है, क्लाउड एरोसोल इंटरैक्शन एंड पर्सिपिटेशन इनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। The researchers at IIT Kanpur who are gearing up for the cloud seeding exercise say that 18% improvement in rainfall observed in Kaipex experiment was an encouraging reason to attempt cloud seeding to allay Delhi's pollution। तो वहाँ पे दिल्ली में क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं ये, क्योंकि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन है। दिल्ली में क्यों अटेम्प्ट करें, वाई दे अटेम्प्टिंग इन दिल्ली, बिकॉज दिल्ली में पॉल्यूशन है। तो ये आर्टिफिशियल रेन का आपका पूरा हो गया, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि क्या वो करने वाले हैं। ठीक है, नमक डालेंगे, चलो एक बार इसकी रिविजन मार लेते हैं। आर्टिफिशियल रेन जो है उसको क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है, ये दोनों साइनोनिमस है, मतलब एक दूसरे की जगह ये टर्म्स यूज करी जा सकती हैं। क्लाउड सीडिंग अटेम्प्टेड इन 1940s बाय यूएस मिलिट्री, मतलब बारिश जहां पर नहीं हो रही है वहां पर बारिश डालना। ठीक है, डिलीवर इनफ रेन ओवर अ डिजायर्ड रीजन, बहुत अच्छी बारिश डाल देना। क्लाउड सीडलिंग कहाँ पर ट्राई मारी जा रही है, दिल्ली के अंदर ट्राई करी जाएगी। कब, नवंबर के अंदर, जब वहां पर देखा जा रहा है कि शायद वहां पर बारिश हो जाए। दिल्ली यहाँ पर क्यों चूज किया जा रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन वहां पर बहुत है, इसलिए ये चूज किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। IIT कानपुर के लोगों को अप्रोच किया गया है कि आप पूरा का पूरा प्लान बनाइए। इसके अंदर क्या किया जाता है, स्प्रिंकल अ प्रोप्राइटरी सॉल्ट सोल्यूशन ऑन देम। जो क्लाउड्स होते हैं उनको चूज किया जाता है, कुछ क्लाउड्स जो होते हैं वो रेन वाले नहीं होते, जो क्लाउड रेन वाले होते हैं उनको चूज किया जाता है और उसमें सॉल्ट डाला जाता है, जिसकी वजह से वो हैवी हो जाते हैं, और क्योंकि वो भारी हो जाते हैं उनसे पानी नहीं उठाया जाता, वो बरस जाते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट सोलापुर महाराष्ट्र में किया गया था। कब किया गया था, 2018 में। 2018 में किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 18% ज्यादा बारिश हमें देखने को मिली। इस एक्सपेरिमेंट को किसने ऑब्जर्व किया, काईपेक्स नाम के एक एक्सपेरिमेंट बनाया गया जिसने पूरा का पूरा ऑब्जर्व किया। ये 200 करोड़ का एक्सपेरिमेंट था, क्लाउड एरोसोल इंटरैक्शन एंड पर्सिपिटेशन इनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म में से क्वेश्चन आ सकता है, जिसने ट्रैक किया एक एक क्लाउड और हमें बताया कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो ये हुआ। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू नो, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट प्लान्स टू होल्ड स्पेशल असेंबली सेशन एमिड बज ओवर यूसीसी। तो सबसे पहले कौन मुझे चार्ट सेक्शन में बताएगा व्हाट इज यूसीसी। यूसीसी स्टैंड्स फॉर, देखिए अगर आपने यूसीसी के नोट्स नहीं बनाए हैं तो यहाँ से बना लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की इसकी फुल फॉर्म है। ये आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, यूसीसी
क्या है, यूसीसी, यूसीसी है, ठीक है, यूसीसी इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात करी हुई है हमारे यहाँ पर। तो अब ये है क्या, व्हाट इज इट, देखिए ये क्या है, इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इट इज अ डीपीपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको लिखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, लिखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। व्हाट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये समझ लेते हैं और फिर हम इसके बारे में समझेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई वो कह गए कि इफ यू कैन मेक इट एप्लीकेबल तो आप कर लीजिए। कुछ गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं, इफ गवर्नमेंट कैन मेक एप्लीकेबल, इफ गवर्नमेंट कैन मेक एप्लीकेबल, नॉट कंपल्सरी, नॉट मैंडेटरी। अब देखिए यहाँ पर हमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करना पड़ जाता है बहुत बार, वो ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल राइट जो है वो सरकार को अप्लाई करना मैंडेटरी है। अगर सरकार जो है फंडामेंटल राइट, मतलब गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट अप्लाई नहीं करेगी, हम डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं, और कोई छोटे मोटे कोर्ट नहीं, डायरेक्टली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हम ये फंडामेंटल राइट लागू नहीं करते, अप्लाई नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑप्शनल है, ठीक है, अगर ये अप्लाई नहीं करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नीचे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं दे आर ऑप्शनल। वो चाहे तो इसका लॉ बना सकते हैं और चाहे नहीं तो नहीं बना सकते, ये हमें याद रखना है। और जो टर्म्स एग्जाम में हमें देखने को मिलती है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, मतलब आप कोर्ट में जा सकते हो अगर कोई इसको नहीं अप्लाई करेगा, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसिएबल, मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते अगर कोई इसको अप्लाई नहीं कर रहा है। ये गवर्नमेंट की बिल्कुल अपनी मर्जी है, अप्लाई करें या ना करें, ठीक है। अब ये था फिफ्थ पॉइंट जो आपको समझना है वो कौन सा है। फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर आपके पास तो जगह होगी ही तो आप सीधा सीधा लिखिएगा। फिफ्थ पॉइंट है कि यूसीसी क्या है, व्हाट इज यूसीसी। तो यूसीसी कि हमने फुल फॉर्म पढ़ ली, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका फुल फॉर्म है कि सेम अभी क्या है, मैरिजेस, ठीक है, जब हम मैरिज की बात करते हैं, मैरिज के अंदर की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, डाइवोर्स कैसे होगा, ठीक है, या फिर अडॉप्शन की बात करते हैं, अगर बच्चा अडॉप्ट करना है तो वो कैसे होगा, ठीक है ना, प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि किसको जाएगी प्रॉपर्टी, क्या होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये कैसे अप्लाई होती हैं आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। रूल्स विच आर लॉज applicable in accordance to religion, ठीक है ना, रिलीजन, ठीक है ना, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उसके अकॉर्डिंग आपके लॉज एप्लीकेबल आपको होंगे। तो क्या कहा जाता है कि पर्सनल लॉज, क्या बोला जाता है, टर्म क्या यूज करी जाती है, पर्सनल लॉज, कि आप जिस रिलीजन को बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका डाइवोर्स कैसे होगा, आपको मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं, अडॉप्शन कैसे होगा, प्रॉपर्टी कैसे होगा, मैरिज कब मानी जाएगी कब नहीं मानी जाएगी, वो किसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, वो रिलीजन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। और तभी कहा जाता है कि इन एरियाज के अंदर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, इन एरियाज के अंदर पर्सनल लॉ एप्लीकेबल है, कि मतलब रिलीजन के अकॉर्डिंग चूज किया जाता है। अब हमारे में ये कहे गए कॉन्स्टिट्यूशन में कि यार ट्राई कर लेना अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ सकते हो। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म, द वर्ड यूनिफॉर्म मीन्स सिमिलर, सेम, तो क्या कह रहे हैं कि सेम लॉज फॉर ऑल इन दीज एरियाज, इन लॉ में सेम प्रॉपर्टी जो है उसके सेम लॉज होने चाहिए, डाइवोर्स एक ही तरह से होना चाहिए, अडॉप्शन एक तरह से होना चाहिए, तो वो जो है दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 44 में मेंशन किया हुआ यूसीसी क्या है, ये कम ही आता है ये क्वेश्चन, बट क्योंकि अभी ये न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ है, उत्तराखंड जो है एज अ स्टेट उन्होंने एक कमेटी बिठाई, किसके अंदर बिठाई, रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के अंदर, हु हेड्स द यूसीसी पैनल, ठीक है ना, उत्तराखंड एंड यूसीसी। तो हम लिख लेंगे उत्तराखंड एंड यूसीसी। तो उत्तराखंड और यूसीसी के अंदर क्या हुआ है, सबसे पहले कमिटी हेडेड बाय रंजना प्रसाद देसाई,
ठीक है, किसने बिठाई? उत्तराखंड ने बिठाई कि आप देखिए यूसीसी कैसे हो सकता है अप्लाई। द उत्तराखंड गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कॉल अ स्पेशल असेंबली सेशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर ड्यूरिंग विच इट इंटेंड्स टू पास वन ऑफ द टू मच अवेटेड बिल्स, ईदर द यूनिफॉर्म सिविल कोड और अ प्रपोजल फॉर 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर स्टेटहुड एजिटेटर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स अकॉर्डिंग टू सोर्स इन द गवर्नमेंट। स्टेटहुड एजिटेटर्स, उत्तराखंड जो है वो अलग हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारी स्टेट्स जो हैं ये अलग से निकली हैं, तो उनके एजिटेटर्स जिन्होंने करे, उत्तराखंड जो है वो यूपी से अलग हुआ था, तो यूपी वाला, ये वाला भी हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, बट हाँ ये मतलब इन्होंने कमेटी बिठाई थी, ठीक है, यूसीसी लेकर आने के लिए, कैसे यूसीसी बना सकते हैं, ठीक है ना, कमेटी बिठाएगी कि यूसीसी कैसे लेकर आ सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है वो है कि शायद 10% हॉरिजॉन्टल 10% horizontal reservation for statehood agitators and their dependents। ठीक है, स्टेटहुड एजिटेटर्स, जो स्टेट ऑफ उत्तराखंड है वो 2000 के अंदर बना था, एंड कौन सी स्टेट में से अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश में से अलग हुआ था। तो उन्होंने, जिन्होंने इसकी मूवमेंट चलाई, ठीक है, उनको 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी बिल शायद जो है वो उत्तराखंड में पास हो सकता है। उसके बाद आगे चलेंगे, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। कौन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना चाहता है इंडिया के साथ? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, मतलब ब्रिटेन। स्क्रैप डील टू सेंड इंडियन वर्कर्स टू इजराइल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रेड यूनियंस जो हैं वो कह रही हैं कि इजराइल के साथ डील हुई है कि इंडियन वर्कर्स को वहां भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पैलेस्टीन के जो वर्कर्स हैं, पैलेस्टीनियंस जो हैं वो वर्क कर रहे थे वर्किंग साइट पे डिफरेंट जगहों पे, बट वहां पर अब हमास के साथ इशू हुआ है, तो इजराइल नहीं चाहता कि पैलेस्टीन वाले काम करें, ठीक है। अब इसके ऊपर जो ऑफिशियल्स हैं, इंडियन ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बोल दिया ऐसा कोई अग्रीमेंट हमारा नहीं हुआ है। तो पढ़ लेते हैं, 10 central trade unions have questioned the center's proposed move to send about 1 lakh Indian construction workers to Israel to replace Palestinian nationals working there. They allege that the union government is playing a despicable role in supporting the Israeli plans to throw out Palestinian workers, and retaliation for the Hamas attack is only an excuse. Diplomatic sources, however, said the request from Israel's construction industry has been discussed, but there is no agreement. वो कह रहे हैं कि कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ है, पर डिस्कशन चली है। उसके बाद एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, सेड गवर्नमेंट ने ये बोला दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, बट दैट इंडिया हैज बीन डिस्कसिंग मोबिलिटी एंड माइग्रेशन अग्रीमेंट। द ट्रेड यूनियन सेड बोथ कंट्रीज साइंड एन अग्रीमेंट। वो कह रहे हैं कि मई 2023 को अग्रीमेंट साइन हो चुका है बिटवीन द मिनिस्ट्रीज, ठीक है, टू सेंड 42,000 इंडियन वर्कर्स टू इजराइल, आउट ऑफ विच 34,000 वर टू ब्रॉट इन टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टू रिप्लेस पैलेस्टीनियन वर्कर्स। ऐसा कहा जा रहा है कि मई 2023 में अग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेंगे इंडियन ट्रेड यूनियंस आर सेइंग इंडियन गवर्नमेंट signed an agreement in May 2023 to send 42,000 Indian workers to Israel, out of which 34,000 were to be brought into construction industry to replace Palestinians, ठीक है, पैलेस्टीनियंस काम कर रहे हैं वहां पे। अब हमास वाला इशू हो गया, तो ये एलिगेशन है। ग्रेन ट्यून पंजाब नहीं, ग्रेन ट्यून पीएम मोदी मिलेट म्यूजिक गेट्स ग्रैमी नॉड। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रेन ट्यून, सॉरी फॉर द वर्ब, पीएम मोदी फॉर ग्रैमी। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्या है। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज मेड एन एंट्री टू द हॉल्स ऑफ ग्लोबल म्यूजिक विद अ सॉन्ग फीचरिंग हिम एंड हिज पैशन फॉर मिलेट नॉमिनेटेड फॉर अ ग्रैमी। तो ही वाज नॉमिनेटेड फॉर अ ग्रैमी, नॉमिनेटेड फॉर ग्रैमी। क्या है इसका नाम? अबंडेंस इन मिलेट्स,
abundance in millets by Phalu and Gaurav Shah. A tune the musicians say was written and performed. A tune that was written and performed with PM features speeches by Mr. Modi expounding, जो बता रहे हैं the benefits of millets, expounding the benefits of millets. The tune was nominated on Friday in the Best Global Music Performance category. Nominated in Best Global Music Performance category. ठीक है. Mr. Modi said he believes it will inspire more people to embrace millets for healthy living. Grammy winners will be announced on 4th February. ठीक है ना. तो millets पे गाना बनाया उन्होंने, उसको क्या बोल रहे हैं, ग्रेन ट्यून बोल रहे हैं. नाम क्या है, अबंडेंस इन मिलेट्स बाय फालू एंड गौरव शाह. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा. 101% वाला क्वेश्चन है ये. PYQ बनता है इसका, तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. प्लीज इसको नोट कर लीजिए अच्छे से. अब नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनको वापस भेज दिया गया था. अब ये वापस आ गए हैं, तो कहाँ गए कहाँ आए ये देख लेते हैं. द रिटर्न ऑफ मियां नवाज शरीफ टू पाकिस्तान इन October and the relief he has received in cases against him ahead of elections on February 8 next year prove that no one can ever be written off in Pakistani politics as long as the military establishment is on their side. अब यहाँ पर आपको एक बात समझना है पाकिस्तान से रिलेटेड, कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है वो ही सारा कुछ डिसाइड करती है. जो इलेक्शंस भी होते हैं, कौन इलेक्शंस में फाइट करेगा, किसको इलेक्शंस में फाइट नहीं करने देना है, वो सब मिलिट्री डिसाइड करती है. और मोस्टली वही जीतते हैं, वही लोग जीत पाते हैं जिसके साथ मिलिट्री खड़ी होती है, राइट. तो वहाँ पे मिलिट्री का ही रूल चलता है. एक गवर्नमेंट ये बिठा देते हैं जस्ट वर्ल्ड को दिखाने के लिए, ठीक है ना. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, ऑदर कह रहा है कि वहां पर पॉलिटिशियंस जो है कोई भी आउट नहीं हो सकता है, कोई भी वापस आ सकता है अगर मिलिट्री का सपोर्ट है, ठीक है. दिस इजंट अ फर्स्ट टाइम मिस्टर शरीफ हु हैड बीन प्राइम मिनिस्टर अ रिकॉर्ड 3 times सो फार. तो यहाँ पे हम नवाज शरीफ का लिख लेते हैं पूरा बायोडाटा, ठीक है ना. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फॉर्मर पीएम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना. कितनी बार ये पाकिस्तान के पीएम रह चुके हैं, 3 times ये पाकिस्तान के पीएम रह चुके हैं, 3 times, ठीक है. दैट इज फ्रॉम 1990 to 93, 97 to 99, 2013 to 2017, ठीक है. तो 3 times इनके 3 times पीएम रह चुके हैं. He had lived in Saudi Arabia after being dismissed in a coup. Coup क्या होता है, forcefully overthrowing the government in power, and charged with treason over the hijacking of General Pervez Musharraf's flight in 1999 and returned to Pakistan to similar crowds in 2007. तो यहाँ पे coup जो था उसकी वजह से dismiss हो गया था. जनरल परवेज मुशर्रफ की जो फ्लाइट है उसको हाईजैक कर लिया था इसने, और 2007 में जाकर के पहले गया वापस और फिर वापस आ गया, मतलब सऊदी अरेबिया चला गया था. फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स ही लिव्ड इन लंदन आफ्टर ही वाज, ठीक है ना. यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट बनेगा, फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स he lived in London after he was disqualified in 2017 by Supreme Court over undeclared assets, sentenced to 10 years in prison before he received a medical bail. अब यहाँ पर क्या है देखिए, 10 years के लिए, फॉर लास्ट 10 years ही वॉज लिविंग इन लंडन. ही वॉज डिस्क्वालिफाइड इन 2017 बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर अनडिक्लेयर्ड एसेट्स, मतलब करप्शन,
ठीक है ना, एंड वॉज सेंटेंस फॉर 10 years जेल। अब उसकी जो जेल की सेंटेंस है सब कुछ सेट असाइड कर दिया गया है, उसके एसेट्स भी उसको वापस दे दिए गए हैं, एंड ही इज गोइंग टू फाइट इलेक्शंस, अपकमिंग इलेक्शन। द लास्ट फैक्टर हैज मेंट दैट नो पीएम, अब ये एक फैक्ट है जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसको लिखेंगे नो पीएम ऑफ पाकिस्तान, नो पीएम ऑफ पाकिस्तान हैज एवर completed a full 5-year term इन ऑफिस, 5 साल ऑफिस में कंप्लीट ही नहीं करे, ठीक है ना। इलेक्शंस होते हैं कि इतने साल के लिए आपको ऑफिस में रहना है, ठीक है, बट 5 years कंप्लीट ही नहीं हुए किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान के अंदर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन अ PYQ, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। In a rare move, US House of Representatives on November 7 passed a motion of censure against one of the members. किसके अगेंस्ट? रशीदा तलाइब। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है? US House of Representatives, US House of Representatives passed a motion of censure against her, ठीक है ना। मोशन ऑफ सेंश्योर, क्रिटिसाइज करना कि तुमने जो किया, बाहर नहीं निकाल रहे हैं तुम्हें, बट हाँ तुमने बहुत ही बुरा काम किया है, ऐसा होता है मोशन ऑफ सेंश्योर। और यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने यूएस में ये किया, क्यों किया? नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप CUT के लिए अपीयर कर रहे हैं, अगर आप एलेट नाम के एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं, NDA CDS के लिए अपीयर कर रहे हैं, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एंड अगर आप PU के लिए अपीयर हो रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे होटल मैनेजमेंट के लिए चाहे लॉ के लिए, ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है। US के बारे में क्वेश्चन इन एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आते हैं, राइट। तो उसके बाद इट वोटेड 234-188 टू सेंश्योर, वोटिंग हुई तो 234 ने सेंश्योर किया, ठीक है ना। 3 टर्म डेमोक्रेट पॉलिटिशियन, तो ये डेमोक्रेट पॉलिटिशियन है, मतलब वहां की जो पार्टी है उसको डेमोक्रेट पॉलिटिशियन रिप्रेजेंट्स मिशिगन, ठीक है ना, मिशिगन डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अब ये एक फैक्ट बता रहे हैं, वो लिख लेंगे हम, ओनली 25 members have been censured in the house's history, ठीक है ना। ओनली 25 members have been censured, ठीक है ना अभी तक। तो ये भी एक अपने आप में चीज है, आपको याद रखनी पड़ेगी। Why has been? she is a Palestinian American, ठीक है। शी इज अ मुस्लिम लॉ मेकर है, ठीक है, ठीक है। टू डेमोक्रेट वोटेड टू द सेंश्योर, ठीक है। अब इसमें ग्राउंड क्या है? दिस इज हर सेकेंड सेंश्योर, मतलब सेकेंड टाइम सेंश्योर फेस कर रही है। हर कमेंट्स ऑन इजराइल्स वॉर ऑन गाजा, ठीक है ना, जो इसराइल की वॉर चल रही है गाजा में उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर शी इज ऑल्सो अक्यूज्ड ऑफ एंटी सेमिटिक, मतलब एंटी जू, मतलब एंटी इजराइल, एंटी जू एक्टिविटी, ठीक है, सिंपथाइजिंग विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। शी ऑल्सो बिलोंग्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन जो वन स्टेट सोल्यूशन में बिलीव करते हैं, कि मतलब ओनली एंड ओनली पैलेस्टीन होना चाहिए, इजराइल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मेंबर ऑफ द स्क्वाड, an informal group of 8 Democrat
members of Congress known for advocating one state. यहाँ पे ही था ना, of lobby US incidentally committee. She was removed from the House. One of the Israel-Palestine issue. She supports a one-state solution by coordinating sanctions movement against the government of Israel. ठीक है, नहीं she is, ये वाला पार्ट नहीं लिखेंगे. She supports one state issue, मतलब one state की पैलेस्टीन ही होना चाहिए, इजराइल होना ही नहीं चाहिए. तो ये हमें इसके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है ना. और अभी भी क्या किया, द हाउस रेजोल्यूशन हाउ चार्ज मिस तालिब विद हैविंग डिफेंडेड द ब्रूटल रेप्स, मर्डर्स, beheading एंड किडनैपिंग इंक्लूडिंग अमेरिकन, जो हमास ने किया इजराइल के अंदर. ठीक है ना. उसको सपोर्ट डिफेंड करते हुए कि उन्होंने क्यों किया वो बताते हुए पाया गया. एंड दैट इज वाई शी इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड एंड सेंसर पास हुआ इनके अगेंस्ट. सेंटर टू अनवेल पीएम किसान भाई टू एंड ट्रेडर्स मोनोपोली. ठीक है. तो यहाँ पे कौन सी स्कीम लेकर आ रहे हैं, पीएम किसान भाई. अब ये स्कीम के अंदर क्या होगा ये पढ़ लेते हैं. टू हेल्प स्मॉल एंड टू हेल्प स्मॉल एंड marginal farmers who do not have the capacity to hold their produce in warehouses and wait for better prices. ठीक है ना. अब बंदरन इंसेंटिव, भाई क्या है, बंदरन ठीक है. अब यहाँ पर मतलब उनको 3 months के लिए, दिस इज सीन एज अ, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, टू ब्रेक द मोनोपली ऑफ ट्रेडर्स in deciding crop prices. Crops for a minimum of 3 months. तो 3 महीने के लिए जो फार्मर्स है पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब काटने के बाद क्रॉप को रख पाएंगे यहाँ पर और डिसाइड कर पाएंगे कितने प्राइस पे उनको बेचना है. अभी प्राइस जो है वो कौन डिसाइड करता है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास फार्मर्स के पास, छोटे फार्मर्स के पास अपनी क्रॉप रखने को जगह नहीं है, तो वो काटते हैं और फटाफट से इनके यहाँ पे दे आते हैं कि हमारी क्रॉप खराब ना हो जाए. पीएम किसान भाई में ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि 3 months जो है सरकार उनको, गवर्नमेंट उनको जगह देगी अपनी क्रॉप्स रखने के लिए, और विद इन दैट टाइम पीरियड वो डिसाइड कर सकते हैं कि कितने में बेचना है. इमीडिएटली काट कर सप्लाई करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इससे क्या पता ट्रेडर्स की जो मोनोपली है, जो डिसाइड करते हैं ये प्राइस, वो मोनोपली तोड़ने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है. सो गाइज, इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू कैन गो टू loggery.in. आपका जो अक्टूबर और सितंबर के करंट अफेयर्स हैं बहुत जल्द ही लाइव हो जाएंगे. तब तक loggery.in पर जो लेक्चर्स हैं वो अगर बाय करना चाहते हैं तो आप जाके बाय कर सकते हैं. अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन. अब हम देख पाएंगे आगे आगे की टाइम जो है वो नॉर्मल में लेकर आने की पूरी कोशिश करूंगी कि टाइमली सब कुछ सब चीज़ें हो जाए. बाय बाय, टेक केयर.